नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का परिवर्तन क्लासेस मगहर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जीव विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ रहे थे कोशिका और उसके प्रमुख कोशिकांग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पादप कोशिका में एक कोशिकांग पाया जाता है लवक यानी प्लास्टिड। हमने पढ़ा था कि प्लास्टिड की खोज सर्वप्रथम हैकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक या प्लास्टिड शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। तथा हमने यह भी जाना था कि लवक या प्लास्टिड लवक पादपों में पाया जाने वाला पादपों में या पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक या प्लास्टिड होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग लवक या प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं प्लास्टिड या लवक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक। दूसरा होता है वर्णी लवक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। तो तथा तीसरा होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक जिसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम अपने क्लास की शुरुआत कर रहे हैं हरित लवक से। तो आइए देखते हैं कि हरित लवक क्या होता है। हरित लवक क्या होता है। हरित लवक की सबसे पहले खोज हरित लवक की खोज सर्वप्रथम सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज सिम्पर ने की थी। दोस्तों, हरित लवक पादपों में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला वर्णक है। हरित लवक के कारण ही पौधों की पत्तियां तथा तने हरे दिखाई देते हैं। इसके अलावा पत्ती की एक कोशिका होती है पर्ण मध्योतक कोशिका। इन्हीं कोशिकाओं में ये हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक की एक और विशेषता होती है कि हरित लवक में पर्णहरिम या क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी पौधे इसी पर्णहरिम या क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। हरित लवक का मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर उसे कार्बोहाइड्रेट में बदलना होता है। यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं जो पौधों का संचित भोजन माना जाता है और मानव भी उसी कार्बोहाइड्रेट का भोजन के रूप में प्रयोग करता है। तो इस प्रकार हरित लवक पादपों में पाया जाने वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला वर्णक है, सबसे अधिक पाया जाने वाला पिगमेंट है। दूसरा वर्णक है वर्णी लवक। वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जिनमें कोई विशेष रंग होता है। यह वर्णी लवक पौधों के कुछ भागों को विशेष रंग देने का कार्य करता है। ये लवक कई रंगों के हो सकते हैं। ये लवक आपसी सम्मिश्रण से कई अलग अलग रंग के लवक बनाते हैं। ये वर्णी लवक पुष्पों के पंखुड़ियों, फलों एवं बीजों को विशेष रंग प्रदान करते हैं। यानी पौधों के जो फल होते हैं, जो पुष्प होते हैं, जो बीज होते हैं, उनका जो अलग अलग विशेष रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो वर्णी लवक के कारण होता है। वो वर्णी लवक के कारण होता है। दूसरी चीज बैगनी रंग। अगर देखा जाए एक उदाहरण के रूप में बैगनी रंग, बैगनी रंग, बैगनी रंग पादप में एंथोसाइनिन नामक वर्णक के कारण होता है। एंथोसाइनिन नामक वर्णक के कारण होता है। वर्णी लवक का एक उदाहरण है पौधों में या पौधों के कुछ भागों में बैगनी रंग का होना। ये जो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग पादपों में एंथोसाइनिन नामक वर्णक के कारण होता है। एंथोसाइनिन नामक वर्णक के कारण होता है।
ये वर्णक पादपों की तरुण पत्तियों, चुकंदर की जड़ों एवं पुष्पों में पाया जाता है। यानी तरुण पत्ती जैसे पुष्प, जो पौधों की जो नई पत्तियां होती हैं उनका रंग बैंगनी होता है। ज्यादातर पौधों की पत्तियां जब निकलनी शुरू होती हैं उन्हें तरुण पत्तियां कहते हैं। और तरुण पत्तियों का रंग कैसा होता है? तो वो रंग होता है बैंगनी। और किस वर्णक के कारण होता है? वो होता है एंथोसायनिन नामक वर्णक के कारण। सवाल पूछा जाता है कि बसंत ऋतु में अक्सर पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है और गिर जाती हैं। इसका कारण जेंथोसाइलिक नामक एक वर्णक होता है जिसके कारण पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसके अलावा अब हम कुछ ऐसे पिगमेंट देखते हैं जिनके कारण कुछ पौधों के फलों, पुष्पों एवं बीजों का रंग अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें फियोप्लास्ट की, फियोप्लास्ट, तो फियोप्लास्ट भूरे शैवालों एवं डायनोफ्लैजेलेट्स का भूरा रंग फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक के कारण होता है। जो भूरे शैवालों का जो रंग होता है भूरा, वो फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक के कारण होता है। लाल शैवालों का जो लाल रंग होता है वो रेडोप्लास्ट नामक वर्णक के कारण होता है। सवाल पूछा जाता है कि लाल शैवालों का रंग किस पिगमेंट के कारण या किस वर्णक के कारण होता है? तो वो होता है रेडोप्लास्ट के कारण। इस रेडोप्लास्ट में दो प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है फाइकोएरिथ्रिन तथा फाइकोसाइनिन। इन्हीं के कारण शैवालों का जो रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। इसके आगे हम देखते हैं कि कुछ अलग अलग पौधों, पादपों या उनके हिस्सों के जो रंग होते हैं वो किस पिगमेंट या किस वर्णक के कारण अलग अलग या विशेष रंग के होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण होता है। सवाल पूछा जाता है कि किस वर्णक के कारण टमाटर लाल रंग का दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है लाइकोपिन के कारण। टमाटर का पीला रंग कैरोटीन के कारण दिखाई देता है। अभी हम पढ़े हैं कि चुकंदर का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर का जो लाल रंग होता है वो भी एंथोसाइनिन के कारण होता है। लेकिन गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन नामक पिगमेंट के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग ये बीटा साइनेसिस नामक वर्णक के कारण होता है। सेब का लाल रंग ये भी एंथोसाइनिन के कारण होता है। शैवाल का लाल रंग ये रेडोप्लास्ट के कारण होता है, अभी अभी हम पढ़े हैं। मिर्च का लाल रंग ये कैप्सेथिन के कारण होता है। दोस्तों, मिर्च के बारे में दो क्वेश्चन बहुत फंसाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च का तीखापन तथा लाल रंग मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? मिर्च का लाल रंग, तो इसका उत्तर अलग अलग होता है। मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेथिन नामक वर्णक के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेथिन नामक वर्णक के कारण। लेकिन मिर्च का जो तीखापन होता है वो होता है कैप्सेसिन के कारण। दोनों शब्द लगभग मिलते जुलते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन कभी कभी छात्रों को बहुत कंफ्यूज कर देता है। कैप्सेसिन यानी मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है और मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेथिन नामक वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिर्च का तीखापन। देखिए, मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। खीरा खाने में कभी कभी कड़वा लगता है और इस कड़वेपन का कारण होता है कुकुरबिटेशिन नामक एक वर्णक। कुकुरबिटेशिन नामक वर्णक के कारण इसका स्वाद कुछ कड़वा लगता है।
जो दूध का सफेद रंग होता है, धवल रंग होता है, वो केसिन के कारण होता है। दूध का जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। पपीते का पीलापन ये कैरिका जेंथिन के कारण होता है। ये गलत है। कैरिका जेंथिन, कैरिका जेंथिन यह एक वर्णक है जो पपीते के पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। आलू का जो हरा रंग होता है, आलू का हरा रंग सोलेनिन नामक वर्णक के कारण होता है, सोलेनिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। आलू हरा तब हो जाता है जब आलू मिट्टी से बाहर आकर सूर्य के प्रकाश में आ जाता है। सूर्य के प्रकाश में आलू का रंग हरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आलू होता है वो भूमिगत तना होता है और उसमें अवर्णीय लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट की एक विशेषता होती है कि प्रकाश की उपस्थिति में वो ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णीय लवक वर्णीय लवक में बदल जाता है। इसी कारण जब आलू सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाता है तो उसका अवर्णीय लवक वर्णीय लवक में बदल जाता है और एक तत्व बन जाता है सोलेनिन, जिसके कारण आलू आलू हरा दिखाई देने लगता है। आगे हम देखते हैं आंवले का कसैलापन। आंवले का जो कसैलापन होता है वो टैनिन के कारण होता है। आंवला खाने में कसैला लगता है, किसके कारण? टैनिन के कारण। मूली का तीखापन आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग ये कुरकुमिन नामक वर्णक के कारण होता है, कुरकुमिन नामक वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट है प्याज का पीलापन। प्याज का पीलापन ये क्यूरेस्टिन के कारण होता है। क्यूरेस्टिन सही शब्द है, क्यूरेस्टिन। क्यूरेस्टिन के कारण प्याज पीला दिखाई देता है। प्याज का जो लाल रंग होता है वो बीटा साइनेसिस नामक वर्णक या पिगमेंट के कारण होता है। प्याज खाने में तीखा लगता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। लहसुन का जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। इसके अलावा जो लहसुन का तीखापन होता है वो भी एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। यानी लहसुन और प्याज जो खाने में कड़वा लगता है, तीखा लगता है, वो एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण होता है। लहसुन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसका कारण होता है एलाइसिन। तेल का पीलापन कैल्शियम ऑक्जेट के कारण होता है तथा बादाम का जो कड़वापन होता है वो एमाइलेडिन के कारण होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कई पौधों में या कई खाद्य पदार्थों या पौधों के कई भागों का जो विशेष रंग होता है वो अलग अलग वर्णक के कारण होता है। आगे हम देखते हैं अवर्णीय लवक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ध्यान से सुन लीजिए, अवर्णीय लवक पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। वह हिस्सा जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वह रंगहीन रह जाता है, जिसे अवर्णीय लवक या ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। ये लवक रंगहीन होते हैं तथा पादपों के भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाले भागों में भोज्य पदार्थ का संग्रह करते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, अवर्णीय लवक रंगहीन होते हैं और मुख्य रूप से उन भागों में पाए जाते हैं जो उस पादप के लिए भोजन का संग्रहण करते हैं। जैसे हमने अभी अभी कहा कि आलू आलू एक प्रकार का भूमिगत तना है जो उसकी जड़ों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आलू का कोई कलर नहीं होता है, आलू का कोई रंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें अवर्णीय लवक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली हुआ, मूली का भी कोई वर्णक नहीं होता है। ये भाग अधिकतर भूमिगत तना एवं जड़ में होते हैं। ऐसे भाग जो भोजन पौधों के भोजन को संचित करते हैं, संग्रहित करते हैं, वो अधिकतर भूमिगत तने होते हैं या जड़ों में पाए जाते हैं।
सूर्य का प्रकाश अवर्णीय लवक को हरित लवक में परिवर्तित कर देता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि आलू हरा क्यों दिखाई देता है। इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि आलू जब मिट्टी के ऊपर आ जाता है तो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाता है और उसका अवर्णीय लवक वर्णीय लवक में बदल जाता है। सूर्य का प्रकाश अवर्णीय लवक को हरित लवक में परिवर्तित कर देता है तथा प्रकाश की अनुपस्थिति में इसका उल्टा होता है। यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में हरित लवक अवर्णीय लवक में बदल जाता है। प्रकाश में रखने पर आलू का हरा होना इसके बदलाव के कारण होता है। यानी आलू जो हरा होता है वो अवर्णीय लवक का हरित लवक में बदल जाने के कारण होता है। तो इस प्रकार हम पढ़े कि क्या लवक के बारे में। आगे हम देखते हैं कि संग्रह करने वाले पदार्थ के आधार पर अवर्णीय लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो संग्रह करने वाले पदार्थ के आधार पर अवर्णीय लवक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है प्रोटीनोप्लास्ट। इन्हें ल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। ये प्रायः बीजों में प्रोटीन का संग्रह करते हैं। यानी प्रोटीनोप्लास्ट ऐसे वर्णक होते हैं जो प्रोटीन का संग्रह करने वाले बीजों में पाए जाते हैं। दूसरा है एमाइलोप्लास्ट ये मंड का संग्रह करते हैं, स्टार्च का संग्रह करते हैं। ये पादपों के भोजन संग्रह करने वाले भागों में जैसे जड़ एवं भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। तीसरा है एलायोप्लास्ट ये बीजों में पाए जाते हैं तथा वसा का संग्रह करते हैं। जैसे अरंडी का बीज होता है, अरंडी का बीज ये वसा का संचय करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका एक प्रमुख कोशिकांग है जो जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है। जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इसकी खोज के.आर. पोर्टर ने 1945 में की थी। दोस्तों, अंतःप्रद्रव्यी जालिका दोनों में पाई जाती है, लेकिन जीवाणु, नीले हरे शैवाल तथा स्तनधारियों की आरबीसी एवं भ्रूण कोशिकाओं में यह उपस्थित नहीं होता है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, यह पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। यह लाइपोप्रोटीन से बनी दोहरी झिल्ली की एक नलिका जैसी संरचना होती है। यानी यह किससे बनी होती है? एक लाइपोप्रोटीन से बनी हुई एक दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका कितने प्रकार की होती है? तो यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका जिसको कणिकामय अंतःप्रद्रव्यी जालिका भी कहते हैं, तथा दूसरा है चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका जिसको अकणिकामय अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहा जाता है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। एक खुरदुरी जिसको कणिकामय कहते हैं और दूसरी चिकनी जिसको अकणिकामय अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए, अंतःप्रद्रव्यी जालिका के जैसे कुछ अंतःप्रद्रव्यी जालिका ऐसे होते हैं जिनकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं। तो जिन अंतःप्रद्रव्यी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं उनको खुरदुरी या कणिकामय अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। और जिन अंतःप्रद्रव्यी जालिका के सतह पर ये राइबोसोम नहीं होते हैं, उनकी सतह चिकनी होती है, इसलिए उनको चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका या अकणिकामय जालिका कहते हैं।
खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर राइबोसोम जुड़े होते हैं और यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। यानी यहाँ से प्रोटीन संश्लेषण होता है, राइबोसोम से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका राइबोसोम रहित होती है, यानी इन पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रावण में सक्रिय भाग लेती है तथा केंद्रक के वाय झिल्ली तक विस्तृत होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका का अगर कार्य की बात की जाए तो अंतःप्रद्रव्य जालिका का सबसे प्रमुख कार्य है लाइसोसोम का निर्माण करना। अंतःप्रद्रव्य जालिका का सबसे प्रमुख कार्य है लाइसोसोम का निर्माण करना। दोस्तों, लाइसोसोम एक जंतु कोशिकांग है या जंतुओं की कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है जो केवल जंतुओं की कोशिका में पाया जाता है। इसको जंतुओं की कोशिका में आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। सवाल पूछा जाता है कि लाइसोसोम का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है, तो लाइसोसोम का निर्माण यही अंतःप्रद्रव्य जालिका करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका का दूसरा काम है प्रोटीन तथा लिपिड का संश्लेषण, यानी यह प्रोटीन और लिपिड का भी संश्लेषण करती है। तीसरा इसका मुख्य काम है कोशिका के अंदर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। इस प्रकार अंतःप्रद्रव्य जालिका की ये तीन महत्वपूर्ण कार्य है जो जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तारक काय। तारक काय महत्वपूर्ण कोशिकांग है और यह अंतिम कोशिकांग है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तारक काय, जिसे सेंट्रोसोम भी कहा जाता है, इसकी खोज बोबली नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी तारक काय की खोज किसने की थी, तो बोबली नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है कोशिका विभाजन तथा कोशिका का पुनर्निर्माण। यानी किस कोशिकांग के कारण कोशिकाएं विभाजित होती हैं, तो वो कोशिकाएं विभाजित होती हैं तारक काय के कारण, सेंट्रोसोम के कारण, या कोशिकाओं का जो पुनर्निर्माण होता है वो किसके कारण होता है, ये तारक काय के कारण होता है। सवाल पूछा जाता है कि जो तारक काय कोशिकांग होता है वो किस प्रकार की कोशिकाओं में सबसे अधिक पाया जाता है, या किस प्रकार की कोशिकाओं में सबसे कम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो तारक काय की अगर बात की जाए तो यह सबसे अधिक यकृत की कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय या सेंट्रोसोम सर्वाधिक मात्रा में यकृत की कोशिकाओं में पाया जाता है, और जहां तारक काय अधिक संख्या में होंगे, जिन कोशिका में तारक काय उपस्थित होंगे उन कोशिकाओं में विभाजन उतना ही अधिक होगा। इसलिए यकृत एक ऐसा अंग है जिसकी कोशिकाओं में बहुत तीव्र गति से और तेजी से विभाजन होता है। इसीलिए एक सवाल पूछा जाता है कि शरीर के किस अंग में कैंसर होने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो वह है यकृत। यकृत एक ऐसा अंग है जिसमें सबसे अधिक कैंसर की बीमारी होती है। कारण क्या है, यह कैंसर किसको कहते हैं, तो कैंसर कोशिकाओं का अनियंत्रित ग्रोथ ही क्या कहलाता है, अनियंत्रित ग्रोथ ही, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ही कैंसर कहलाता है। जब कोई कोशिका, किसी अंग की कोशिकाएं अनियंत्रित ग्रोथ करने लगती हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ करने लगती हैं, तो वो एक गांठ का रूप लेती जाती हैं और उसी गांठ को कैंसर कहा जाता है। तो ऐसे अंग जिसमें सर्वाधिक कोशिका विभाजन होता है वहीं कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। इसीलिए यकृत की कोशिकाओं में सबसे अधिक कैंसर की संभावना पाई जाती है। नेक्स्ट है मस्तिष्क की कोशिकाओं में तारक काय नहीं पाया जाता है, इसलिए एक समय के बाद मस्तिष्क की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। इसलिए एक और सवाल पूछा जाता है कि किस अंग में कैंसर की बीमारी नहीं होती है या सबसे कम चांस होता है, तो वह है मस्तिष्क। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाएं बहुत अधिक विभाजित नहीं होती हैं। तो इस प्रकार आज हमने समाप्त किया अपना कौन सा टॉपिक, कोशिका और कोशिकांग के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले क्लास में एक नया टॉपिक रुधिर
और रुधिर के कार्य। तो पढ़ते रहिए। क्लास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।